हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पुष्पा 2 द रूल मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत जापान से होती है, जहाँ कुछ अनजान कंटेनर शिप के द्वारा जापान पहुंच जाते हैं और इन कंटेनरों में लाल चंदन की लकड़ियां भरी होती हैं। साथ ही पुष्पा भाव भी इन्हीं लाल चंदन की लकड़ियों के साथ मौजूद थे। जापानियों ने पुष्पा भाव को देख लिया और उन्होंने पुष्पा भाव को उल्टा टांग दिया, मगर यहाँ तो पुष्पा भाव ने हाथ छुड़ाकर जापानियों को धो डाला। भी हमें पता चलता है कि इन जापानियों ने लाल चंदन की लकड़ियां तो अपने पास रख ही ली, लेकिन कई दिनों से इन्होंने पेमेंट नहीं किया था। यही कारण था कि पुष्पा भाव को जापान आना पड़ा था। यहाँ पर पुष्पा भाव की बहुत ही खतरनाक फाइटिंग होती है। इस फाइटिंग के बीच पुष्पा भाव को एक गोली लग जाती है। पुष्पा भाव समुद्र में जा गिरते हैं। अभी हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। अब हमें पता चलता है कि पुष्पा भाव सिंडिकेट का लीडर बन चुका है। सिंडिकेट एक गैंग है, पुष्पा भाव उन्हीं का लीडर बना हुआ है। और अब इन चंदन की लकड़ियों को कहाँ भेजा जाना है, ये सब पुष्पा भाव डिसाइड करते हैं। और यहाँ पूरी तरह से राज कर रहा होता है। यहाँ पुष्पा भाव के कई सारे दुश्मन भी हैं। सबसे पहला नाम भंवर सिंह शेखावत का आता है। भंवर सिंह शेखावत IPS है। फिल्म के पहले पार्ट में पुष्पा भाव ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था। यही कारण है कि भंवर सिंह शेखावत अब पुष्पा भाव से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो एक प्लान बनाता है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि जब पुष्पा के आदमी लाल चंदन की लकड़ियां काटने के लिए जंगल में पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भंवर सिंह शेखावत भी मजदूर के रूप में यहाँ काम कर रहा होता है। इसने इन सभी लोगों को प्लान बनाकर गिरफ्तार कर लिया होता है कि यहाँ लाल चंदन की तस्करी करने में पुष्पा हमेशा बच जाया करता था, क्योंकि यहाँ उनके पास कोई सबूत हाथ नहीं लगता था। शेखावत इन मजदूरों को बहुत बुरी तरह से मारता है और वो पूरे 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। उसके बाद खतरनाक एंट्री होती है पुष्पा भाव की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अगर स्टेशन पर तो शेखावत मौजूद ही नहीं था, थाने में कुछ इंस्पेक्टर जरूर थे। हमें पता चलता है कि पुष्पा भाव यहाँ सारे मजदूरों को लेने नहीं आए थे, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने आए थे, क्योंकि आज सीनू की शादी है। पुष्पा भाव यहाँ से सीनू को ले जाने लगे। पुष्पा देखता है कि सीनू के ऊपर तो बहुत सारे चोट के निशान हैं। पुष्पा ने अपने सारे मजदूरों को देखा तो पुष्पा का तो यहाँ दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ शेखावत ने पुष्पा के आदमियों को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा था। इस वजह से वे सभी मजदूर बुरी तरह से घायल थे। पुष्पा थाने के एक पुलिस वाले से कहता है, शेखावत ने मेरे मजदूरों पर हाथ उठाया है, मतलब कि मेरे ऊपर हाथ उठाया, यानी कि पुष्पा के ऊपर। इसलिए पुष्पा अब सारे मजदूरों को अपने साथ ले जाता है। मजदूरों को यहाँ से ले जाता देख पुलिस वाले कहते हैं, भाऊ अगर तुम इन लोगों को अपने साथ ले गए तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। पुलिस वालों की ऐसी बातें सुनकर पुष्पा भाव इनसे कहता है, आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक का जितना भी पैसा बनता है वो सारे पैसे मैं दूंगा, मतलब कि आज तुम्हारा यहाँ से रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा यहाँ इन सारे पुलिस वालों को पैसा देकर इनका रिटायरमेंट कर देता है। अब जब भंवर सिंह स्टेशन पहुँचता है तो वो देखता है कि स्टेशन पर एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था। भंवर सिंह समझ जाता है कि सभी को पुष्पा भाव ने खरीद लिया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पुष्पा भाव इलीगल काम तो करता है, लेकिन वो अपने मजदूर भाइयों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। साथ ही पुष्पा अपनी पत्नी श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही होती है, उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी होता है। मुरली श्रीवल्ली से कहता है कि तुम पूजा तो करवा लोगी, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का कोई गोत्र है? मुरली श्रीवल्ली को नीचा दिखाता है, लेकिन यहाँ मुरली की बेटी कावेरी श्रीवल्ली और पुष्पा भाव को बहुत पसंद करती है। कावेरी श्रीवल्ली को चाची कहकर बुलाती है। मुरली कावेरी को उनसे बात करने के लिए मना करता है। ये पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बातें मानता है, लेकिन आज पुष्पा सिद्धप्पा के साथ मिलकर CM से मिलने वाला था। श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है, अगर तुम मुख्यमंत्री से मिलने जा ही रहे हो तो उनके साथ फोटो खिंचवा कर आना, हम उसकी फ्रेम बनाकर हॉल में लगाएंगे। पुष्पा यहाँ श्रीवल्ली से इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन जब पुष्पा CM के पास पहुँचता है तो CM पुष्पा के साथ फोटो नहीं खिंचवाता है, भले ही पुष्पा सिंडिकेट के जरिए उसको पैसे देता है। CM का मानना ये है कि जूती जो है पैर में ही अच्छी लगती है, हाथ में नहीं पहना करते। CM ने श्रीवल्ली के बारे में एक दो गलत बातें भी कही थी। CM की बातें सुनकर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पुष्पा बाहर आके सिद्धप्पा से कहता है, अगर आप CM होते तो क्या आप मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाते? सिद्धप्पा कहता है कि मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मैं तेरे साथ फोटो तो खिंचवाता, कि तू मेरा भाई है। हाँ, पुष्पा सिद्धप्पा से कहता है कि तो फिर तुम CM बनने की तैयारी करो।
पुष्पा यहाँ सिद्धप्पा से सीधा सवाल करता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने पैसे चाहिए। सिद्धप्पा कहता है लगभग 100 करोड़ रुपए। पर सिद्धप्पा से कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन सीएम तुम्हें ही बनना होगा। इसके बाद सिद्धप्पा केंद्रीय मंत्री से मिलने जाता है कि पुष्पा ने ही सिद्धप्पा से केंद्रीय मंत्री से मिलने के लिए कहा था। केंद्रीय मंत्री का एक भाई भी होता है। यहाँ पुष्पा के कहने पर ही सिद्धप्पा केंद्रीय मंत्री से सीएम बनने की बात करने गया था। साथ ही पुष्पा ने एक सोफा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। सिद्धप्पा ये सब कुछ देखकर कहता है कि भाई ये सब कुछ ठीक नहीं है, पैसा बहाना सही नहीं है, क्योंकि 500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं आ जाते। यहाँ पुष्पा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, यानी कि उसके खुद के कुछ प्लान थे जो वो सिद्धप्पा को बताता है। वो कहता है कि पुष्पा अब नेशनल नहीं रहा बल्कि ये इंटरनेशनल बन गया है। हमें पता चलता है पुष्पा पहले लाल चंदन की डील सिर्फ मुर्गन से किया करता था। हाँ, उसे लगभग 1 टन से 1.5 करोड़ रुपए मिला करते थे। अगर अब वो इस डील को विदेश में लेकर जाए उसे 1 ही टन के लगभग 2.5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अब यहाँ पुष्पा विदेश पहुँच जाता है। यहाँ पुष्पा की मुलाकात एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से होती है, जहाँ पुष्पा भाव लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और पुष्पा को 2000 कुंटल चंदन की लकड़ियाँ उस बिजनेसमैन को देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। अब यहाँ पुष्पा को अगर 5000 करोड़ रुपए चाहिए तो उसे 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों की जुगाड़ करनी होगी। यहाँ पुष्पा सिंडिकेट यानी कि उसकी गैंग के सारे मेंबर्स को एक्टिवेट कर देता है। कहता है कि अब सारी जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। सिंडिकेट के सारे सदस्य लाल चंदन की लकड़ियों की जुगाड़ में लग जाते हैं। वे ये सारी लकड़ियाँ लाकर पुष्पा को देने वाले थे। तभी एंट्री होती है मंगल सीनू और उसकी वाइफ की। इन लोगों को पता चल चुका था कि पुष्पा जल्द ही 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने वाला है। वो ये बात शेखावत को बता देते हैं कि शेखावत उन सारी लकड़ियों को जब्त कर ले। साथ ही मंगल सीनू और उसकी वाइफ शेखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के सदस्यों को डराए धमकाए कि सारे सिंडिकेट के सदस्य डर जाएं और वे ये काम ना करें। इसका कारण ये है कि मंगल सीनू खुद सिंडिकेट का लीडर बनना चाहता है। भंवर सिंह को ये बात पता चल जाती है तो वो सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा देता है। उसी वक्त चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा हुआ ट्रक पहुंचता है। शेखावत भी वहां पहुंच जाता है। शेखावत सारे के सारे ट्रक को बम से उड़ा देता है। साथ ही यहाँ पर सिंडिकेट के सदस्यों को यहाँ भंवर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया होता है कि मंगल सीनू तो सिर्फ इतना चाहता था कि भंवर सिंह उन्हें सिर्फ डराए धमकाए। भंवर सिंह कहता है कि मेरा डराने का अंदाज कुछ अलग है। भंवर सिंह ने यहाँ कुछ आदमियों को मार दिया था। उसका मानना था कि अब सिंडिकेट के बाकी आदमी इस हादसे से डर जाएंगे। जो सिंडिकेट का आदमी मारा गया था उसकी श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुँचते हैं तो पुष्पा को छोड़कर। यहीं पर मंगल सीनू सिद्धप्पा से कहते हैं कि अगर भंवर सिंह और पुष्पा बाऊ की दोस्ती नहीं हुई तो इसी तरह से लोग मरते रहेंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुष्पा को लीडर पद से हटा देना चाहिए। लेकिन सिद्धप्पा तो ऐसा नहीं होने दे सकता। सिद्धप्पा तुरंत ही भंवर सिंह के पास पहुंच जाता है। सिद्धप्पा यहाँ भंवर सिंह को रिश्वत देने की कोशिश करता है। सिद्धप्पा भंवर सिंह को लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा होता है, लेकिन भंवर सिंह नहीं मानता। भंवर सिंह को अपना पास्ट याद आ जाता है जब पुष्पा ने उसे नंगा दौड़ाया था। भंवर सिंह कहता है मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी सिद्धप्पा यहाँ भंवर सिंह के से कहता है कि अगर तुमसे पुष्पा माफी मांग ले तो क्या तुम फिर उसे माफ कर दोगे। सुनने के बाद तो भंवर सिंह तुरंत ही मान जाता है। अब इसी खुशी में भंवर सिंह एक पार्टी का इंतजाम करवा लेता है ताकि सभी लोगों के सामने पुष्पा उससे माफी मांग सके। पार्टी वाले दिन सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी लोग ये देखने के लिए आए थे कि पुष्पा आखिर भंवर सिंह से माफी मांगता है या नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक किसी के सामने नहीं झुका है। यहाँ पुष्पा श्रीवल्ली के कहने पर सिंडिकेट की भलाई के लिए शराब के नशे में सबके सामने वो भंवर सिंह से माफी मांग लेता है। अब उसकी ये बातें सुनकर भंवर सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेता है और उसे बार बार सुनता है। मगर जब पुष्पा वापस घर जा रहा था तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग आती है। साथ ही वहाँ सारे मौजूद लोग भी शॉक्ड हो गए थे कि आखिर पुष्पा झुक कैसे गया, कि पुष्पा तो झुकेगा नहीं साला। पुष्पा को यहाँ इतना बुरा लग रहा था कि वो तो अपनी शक्ल भी कांच में नहीं देख पा रहा था। पुष्पा को एकदम से गुस्सा आ जाता है। अब वो अपने सारे साथियों को वहीं रोककर कार को फिर से घुमा लेता है और वो उसी पार्टी में वापस पहुंच जाता है जहां पर भंवर सिंह को उसने सॉरी बोला था। अब यहाँ भंवर सिंह अपनी कार से जा ही रहा होता है कि तभी पुष्पा आकर
उसकी कार में एक जोरदार टक्कर मारता है जिससे कि भंवर सिंह पूल में जाकर गिरता है। थोड़ी ही देर में पुष्पा उस स्विमिंग पूल में सुसु भी कर देता है। भंवर सिंह को तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। पुष्पा यहाँ भंवर सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है, पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता। अभी पुष्पा भंवर सिंह को चैलेंज करता है कि 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियां मैं विदेश भेज कर रहूंगा। अगर एक भी लकड़ी तेरे हाथ लगी तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करने को तैयार हूँ। भंवर सिंह भी यहाँ पुष्पा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ भंवर सिंह तो बहुत गुस्से में था और वो यहाँ जितने भी चेक पोस्ट थे जहाँ से गाड़ियां गुजरती थी उन सभी पर नाकाबंदी कर देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो नदी का पुल है वहाँ नदी खाली पड़ी हुई है क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा था। भंवर सिंह समझ जाता है कि पुष्पा इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक निकालेगा। उसका शक बिल्कुल सही था और यहाँ पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक उस सूखी नदी के द्वारा ही बाहर निकल रहे थे। पुलिस की कार इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन ये नहीं पकड़ पाते। अब भंवर सिंह यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधा इनके ट्रक के आगे जाकर खड़ा होता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। ये पुष्पा का एक आदमी पुष्पा को कॉल करके ये सारी जानकारी दे देता है। पुष्पा उससे कहता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ, जितने भी ट्रक है सारे ड्राइवरों को वहाँ से बाहर निकालो कि मैं नहीं चाहता किसी की भी जान जाए। यहाँ पुष्पा का आदमी सारे आदमियों को लेकर चला जाता है। भंवर सिंह यहाँ पर जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियाँ थी उन्हें जब्त कर लेता है। देखकर तो भंवर सिंह और मंगल सिन्नू को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, वो खुशियाँ मना रहे थे। ये मीडिया के सामने भी कह देते हैं कि ये सारी लाल चंदन की लकड़ियाँ हमने पुष्पा से जब्त की हैं। तभी भंवर सिंह को थोड़ी देर में एक झटका लगता है और उसे पता चलता है कि ये सारी लकड़ियाँ तो साधारण है, ये लाल चंदन की लकड़ियाँ है ही नहीं। यहाँ पर भंवर सिंह बेवकूफ बन चुका था। पुष्पा ने भंवर सिंह के पास एक फूल भी भेजा था। अगर भंवर सिंह कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बना हूँ, मंगल सिन्नू और उसकी वाइफ भी मेरे साथ फूल बने हैं, यानी कि बेवकूफ बने हैं। जबकि ये तीनों यहाँ फूल बन चुके थे। ये पुष्पा डायलॉग देता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे हो क्या? मैं फ्लावर नहीं है बल्कि वाइल्ड फायर है। ही पुष्पा यहाँ भंवर सिंह को ये भी बता देता है कि मैं बहुत ही जल्दी सारी लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर पार करवाने वाला हूँ। अगर तुम उन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। अगले ही दिन यहाँ पुष्पा श्रीवल्ली माता काली के त्योहार में पहुँचते हैं। यहाँ श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि श्रीवल्ली गर्भवती है। देखकर पुष्पा काली माता का रूप धारण कर लेता है और वो काली माता का एक खतरनाक तांडव भी करता है। सीन देखने लायक है दोस्तों। श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? पुष्पा श्रीवल्ली से कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से एक लड़की चाहता हूँ कि लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, अगर लड़की हुई तो वो किसी दूसरे घर जाएगी जहाँ उसे सरनेम मिल जाएगा। इसी त्योहार में हम देखते हैं कि यहाँ कुछ लोग पुष्पा की भतीजी यानी कि कावेरी के साथ कुछ लोग मिसबिहेव करते हैं। को बदतमीजी करते देख पुष्पा देख लेता है और यहाँ पुष्पा को जोर का गुस्सा आ जाता है। यहाँ पुष्पा इन लोगों को बुरी तरह से मारता है। खतरनाक एक्शन देखने लायक है। तभी वहाँ मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो तब भी तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। श्रीवल्ली भी मुरली की ये बातें सुन लेती है और वो उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। यहाँ जिन लोगों ने कावेरी के साथ बदतमीजी की थी, मुरली उन लोगों को आधा गंजा करवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मंगल सिन्नू और उसकी वाइफ भंवर सिंह के पास पहुँचते हैं और भंवर सिंह शेखावत सीएम के पास पहुँचते हैं। अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर पार कर जाती है तो तुम्हारी सीएम की गद्दी भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उससे 2000 से 5000 करोड़ की फंडिंग आने वाली है और सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हैं। सीएम भी आदेश दे देता है कि वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर पार करने से रोके। सारी लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका पहुंचने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। भंवर सिंह शेखावत को आदेश तो मिल ही चुका था और वो यहाँ पहुँच भी जाता है, पर वो इन लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता। ये सारी चंदन की लकड़ियाँ शिप के नीचे बंधी हुई थी। यहाँ भंवर सिंह इनका पीछा भी करता है मगर वो उन्हें नहीं पकड़ पाता है। अब लकड़ियाँ तो पहुँच जाती हैं अपनी जगह पर और उन्हें बहुत सारा पैसा मिल जाता है। इतने सारे पैसे देखकर पुष्पा बहुत ज्यादा खुश होता है। सारे पैसों को एमएलए के लिए एक सोफे में भरा जाता है और सारे सोफों को एमएलए के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि अब सारे एमएलए पुष्पा ने खरीद लिए होते हैं। अब यहाँ भंवर सिंह शेखावत का तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था और अब तो उसका ट्रांसफर होना भी तय है कि अब उसके पास तो सरकार भी नहीं रहेगी। यहाँ सरकार को भी पुष्पा ने खरीद लिया है।
भंवर सिंह गुस्से में आकर जो उसके पास नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं वो उसमें आग लगा देता है। यहाँ भंवर सिंह बहुत ही ज्यादा नशे में होता है, तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और भंवर सिंह उड़ जाता है। हालांकि हमें यहाँ भंवर सिंह की बॉडी नहीं दिखाई गई, वो मारा भी गया है या नहीं। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि यहाँ के सीएम बदल चुके हैं। अब यहाँ का सीएम सिद्धप्पा बन गया था। यहाँ सिद्धप्पा सीएम सिर्फ और सिर्फ पुष्पा के कारण बना था कि यहाँ पुष्पा ने सारे एमएलए खरीद लिए होते हैं। यहाँ पुष्पा ने श्रीवल्ली से वादा किया था कि 24 जुलाई को सीएम अपने घर आकर खाना खाएंगे और अपने साथ फोटो भी खिंचवाएंगे। अब 24 जुलाई को यहाँ सिद्धप्पा खुद घर आता है और इनके साथ खाना खाता है। ये सिद्धप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारे एक फोटो की वजह से मैं आज सीएम बना हूँ। 24 जुलाई का दिन पुष्पा ने इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि आज के दिन श्रीवल्ली का जन्मदिन था। यहाँ एक सेलिब्रेशन होता है। अब यहाँ सीएम तो सिद्धप्पा बन गया था, लेकिन राज तो पुष्पा का ही था। सभी लोग पुष्पा को बहुत ज्यादा मानते थे। एक दिन की बात होती है कि मुरली की पत्नी यानी कि पुष्पा की भाभी उसके घर आती है। यहाँ वो पुष्पा को बताती है कि कावेरी को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। ये बात जब पुष्पा को पता चलती है तो सबसे पहले तो वो न्यूज चैनल वालों के पास जाता है और न्यूज में ये निकालता है कि अगर मेरी भतीजी को कुछ हुआ तो मैं सबको चुन चुन कर मारूंगा। मैं सिर्फ 1 घंटा देता हूँ, अगर 1 घंटे में कावेरी मेरे पास नहीं आई फिर सोचना क्या होगा। ये बात यहाँ सिद्धप्पा और केंद्रीय मंत्री को भी पता होती है। तभी हमें पता चलता है कि जिसने भी श्रीवल्ली कावेरी को किडनैप किया है वो केंद्रीय मंत्री का भाई होता है, यानी कि केंद्रीय मंत्री का भतीजा। यहाँ केंद्रीय मंत्री सिद्धप्पा से कहकर पुष्पा के पास कॉल करवाता है। सिद्धप्पा पुष्पा से कहता है कि वो केंद्रीय मंत्री का भतीजा है, इसलिए तुम उसके साथ कुछ मत करना, हम उससे कांटेक्ट कर लेंगे तो वो कावेरी को छोड़ देगा। यानी कि यहाँ सिद्धप्पा ने पुष्पा को ये समझाया था कि तुम्हें उस लड़के के साथ कुछ नहीं करना है, चाहे वो कावेरी के साथ कुछ भी करे। वहीं पुष्पा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या सीएम हो, या किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से 10 करोड़ रुपए की डिमांड करता है और वो अकेले ही पुष्पा को अपने अड्डे पर बुलाता है। पुष्पा उसकी बात सुनकर हेलीकॉप्टर से उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचते ही उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से सबसे पहले तो पुष्पा फायरिंग कर देता है। वहीं मिनिस्टर का भतीजा कहता है कि तेरी भतीजी के ऊपर भी गन लगी हुई है, यहाँ तुझे ठंडा रहना पड़ेगा। अब यहाँ पुष्पा उनको गन देकर हाथ ऊंचे कर देता है। तभी ये लोग पुष्पा को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। यहाँ पुष्पा के हाथ बंधे हुए थे, भी ये लोग डरते हैं क्योंकि पुष्पा बहुत खतरनाक चीज है। उसके हाथ पैर बंधे होने के बावजूद वो क्या कर सकता है यहाँ इन सबको अच्छे से पता था, इसलिए वो इस बार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ये लोग पुष्पा के हाथ पैर बांधकर कावेरी की इज्जत पर हाथ डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा का खून खोल जाता है। ये देखकर तो पुष्पा का खून खोल जाता है। सीन इतना खतरनाक है फ्रेंड्स कि यहाँ देखोगे तो मजा आ जाएगा। हाँ, पुष्पा इन सबको काट काट कर मार डालता है। मिनिस्टर का भाई भी यहाँ आ जाता है। यहाँ पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत उसके भतीजे यानी कि बाप बेटे दोनों को मार डालता है। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को पता चलती है तो वो तो एकदम पगला ही जाता है। अब अगले दिन जब पुष्पा अपने घर होता है तो उसके घर पर मुरली आता है। यहाँ मुरली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो पुष्पा और उसकी फैमिली से माफी मांगने के लिए आया था। यहाँ मुरली पुष्पा से माफी मांगते हुए कहता है कि कावेरी की शादी है, मैं तुम्हें शादी का कार्ड देने आया हूँ। अब मुझे अच्छे से पता चल गया है कि तुम ही मेरी फैमिली हो। कावेरी ने भी कहा है अगर पुष्पा भाऊ और भाभी नहीं आए तो मैं ये शादी नहीं करूंगी, यानी कि चाची। श्रीवल्ली यहाँ पुष्पा को कहती है कि इस कार्ड पर तुम्हारा नाम है, पिता समेत और माँ का नाम भी है। अब ये सुनकर तो यहाँ पर पुष्पा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है। यहाँ पुष्पा जोरों से रोने लगता है। अब पुष्पा को चुप कराने के लिए भीड़ लग जाती है क्योंकि पुष्पा को ऐसे रोता हुआ आज तक किसी ने नहीं देखा था। अब पुष्पा इन सबको माफ कर देता है और ये पूरी फैमिली समेत कावेरी की शादी में पहुंचते हैं। ये सारी फैमिली एक हो चुके थे और इधर मिनिस्टर के घर में मातम छा गया था कि इधर मिनिस्टर का भतीजा और भाई मारे जा चुके थे। तभी मिनिस्टर के पास एक आदमी पार्सल लिए हुए आता है। जैसे ही वो मिनिस्टर को उसके पास लेकर आता है, अचानक से एक आदमी उसको वहां से ब्लास्ट कर देता है। वो आदमी कौन होता है ये हमें नहीं बताया गया है, लेकिन अब मूवी में आगे पुष्पा 3 का नाम अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब इंतजार रहेगा पुष्पा 3 मूवी का। तो चलिए देखते हैं कैसी आएगी, कमेंट्स में जरूर बताइए। मूवी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।